हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में सुपर 30 यानी कि टोटल 30 प्रश्नों का संकलन लेकर के उपस्थित हूं। तो उसको आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। दिया गया है कि एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 50% क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो देखा जाए, इसको दो विधि से बनाया जा सकता है। एक डायग्राम से हम बना सकते हैं। तो उस विद्यालय में जो भी स्टूडेंट होंगे टोटल 100% होंगे, 100% होंगे। 100% में से क्या कहा गया है कि 40% छात्र जो है फुटबॉल खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं। अब इसमें से आ गया कि फुटबॉल खेलते हैं कितना, 40% फुटबॉल खेलते हैं। और क्या कहा गया, 50% क्रिकेट खेलते हैं। और क्या कहा गया कि 50% जो है क्रिकेट खेलते हैं। ये हो गया। अब यहां पर आगे कह रहे यदि 18% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो ये जो हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं खेल खेलने वाले के लिए बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखा जाए 100% तो उपस्थिति थी, लेकिन 18% को इस खेल से मतलब नहीं था। यानी कि टोटल हमारा 82% ही है ऑल ओवर इस खेल से मतलब रखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फुटबॉल खेलने वाले हैं 40%, क्रिकेट खेलने वाले हैं 50%। अब क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत दोनों खेलते हैं, यानी कि दोनों का संख्या हमको मिला करके निकालना है कि कितने परसेंट दोनों खेलते हैं। ये संख्या आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इस तरह का जब प्रश्न आपको सामने दिया जाएगा तो फर्स्ट चॉइस दिया है, सेकंड चॉइस दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, यानी कि 40 + 50 बराबर हो जाएगा 90। ये 90 आ गया, दोनों मिला करके 90 आ गया। ओवरऑल कितना था, 82। अगर इसमें से ओवरऑल घटा देंगे तो हमको मिल गया यहाँ पर 8%, यानी कि दोनों खेल खेलने वाला का संख्या कितना हो गया, 8% हो गया। ये डायग्राम रूल हो गया। ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब चॉइस का क्वेश्चन देगा तो इसका एक फॉर्मेट आता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका ये भी फॉर्मेट है, ए यूनियन बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब पूरा सदस्य को दर्शाता है। नंबर ऑफ ए यानी फर्स्ट चॉइस, नंबर ऑफ बी यानी सेकंड चॉइस, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है मिक्स चॉइस, यानी दोनों मिला करके कितने खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा जाए उस विद्यालय में टोटल 100% होंगे। फर्स्ट चॉइस फुटबॉल का है कितना, 40%, सेकंड चॉइस आपका क्रिकेट का है, और मिक्स चॉइस यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपसे पूछा गया है। और क्या कहा गया, 18% का इस खेल से कोई मतलब ही नहीं है। तो 100% में से पहले 18% घटा देंगे कि इस यूनियन में कितने खेलने वाले हैं। तो यूनियन में टोटल 82 खेलने वाले हैं, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस इसको x मान लिया जाए, यानी इस साइड में माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 8% दोनों खेल खेलने वाला का संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% का कमीशन देता है। कहने का मतलब ये है कि उसे कितना में बेच दिया, जब 23% का कमीशन दिया यानी 77% में वो सेल कर दिया। इसके बावजूद भी उसको क्या होता है, उसके बावजूद भी उसको 10% का लाभ होता है। यानी कि 110% में बेचा है, लेकिन बेचा है कितना में, 77 में। तो 110% का वैल्यू 77, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू इतना। तो 100% आपका क्रैमुल होगा। यहाँ पर पहले क्रैमुल, तो 00 इधर से, यानी 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 यहाँ कैंसिल हुआ, ये कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि 70 हमारा क्या हो गया, ये 70 हमारा क्रैमुल हो गया। क्रैमुल कितना हो गया हमारा, क्रैमुल हमारा 70 हो गया। अब 77 इसका विक्रैमुल था, 77 क्या था, विक्रैमुल था। क्रैमुल हो गया कितना, 70 हो गया। तो जब क्रैमुल 70 विक्रैमुल 77, तो लाभ कितना का हुआ, यानी 7% का लाभ हुआ है। लेकिन हुआ है कितना का, 56 रुपया का। तो 7% का वैल्यू 56, तो 1% का वैल्यू 7% का वैल्यू 56, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा,
7% का वैल्यू यहाँ पर 56 होगा, तो 1% का वैल्यू यानी कि 7%, 7% बराबर 56, तो 1% का वैल्यू 7 8 56 यानी 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो 100% यानी वस्तु का मूल्य क्या होगा, जो भी होगा 100% होगा, तो 100% का वैल्यू हम कितना निकाल लिए, 800 निकाल लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो क्रमागत बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर होंगे? तो डबल डिस्काउंट डबल यानी दो छूट है यहाँ पर, डबल वृद्धि रहेगा, एक डिस्काउंट एक वृद्धि, या पहला वृद्धि दूसरा डिस्काउंट। जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इस तरह का प्रश्न हम लोग बनाते हैं। एक इसका फॉर्मेट आपको मैं बता दे रहा हूं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी माइनस प्लस ए इंटू बी बाई 100 होता है। इस फॉर्मेट पर सारे जो भी बट्टे दिए जाएंगे, क्रमिक बट्टा जो दिया जाएगा, तो लगातार दो क्रमिक बट्टा को हम इस तरह के फॉर्मूला से बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें 10% का दिया गया है, 30% का दिया गया है, दो बट्टा है। तो जब डिस्काउंट की बात किया जाएगा तो माइनस का सिलेक्शन करेंगे, और जब वृद्धि का बात किया रहेगा तो प्लस का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिस्काउंट है, यानी कि पहले 10% फिर 30% और माइनस माइनस प्लस 10 गुना 30/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यहाँ कट कर दिए। ये कितना हो गया आपका, -40 प्लस 30 बराबर कितना हो गया, -37। यानी कितने परसेंट के डिस्काउंट के बराबर है ये, 37% डिस्काउंट के बराबर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि मूल राशि एस रुपया, मूल राशि एस रुपया दे दिया गया, कहने का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन उसका एस दे दिया गया, और क्या कह रहा है, दर जो है यानी कि रेट परसेंट के बारे में कह रहा है कि रेट परसेंट 2R है। तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद, यानी समय कितना हो गया, टाइम 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, यानी प्रिंसिपल दे करके आपसे अमाउंट यानी मिश्रधन का वैल्यू पूछा गया है। तो कंपाउंड अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हो जाता है मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 के पावर T। फटाफट वैल्यू रख दिया जाए। तो मेरा प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा x है, 1 प्लस रेट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेट का वैल्यू 2R है, बाई 100 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 से ये कटेगा कितना बार में, 50 बार में, यहाँ कट गया। और आगे जब हम ऑप्शन में जा रहे हैं तो ऑप्शन में हमको ये चीज ऑप्शन में डायरेक्ट मिल गया। जब ऑप्शन में ये चीज डायरेक्ट मिल गया तो हमारा आंसर हो गया ये। जब ये चीज डायरेक्ट ऑप्शन में मैच कर गया, यानी कि हमारा धन कितना हो गया, इतना हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कितने वर्ष में 16.2/3 कहने का मतलब 50/3% वार्षिक दर से किसी धन राशि का साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो SI होगा किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। SI जो है किसके बराबर होगा, प्रिंसिपल के बराबर होगा। तो देखिए इस तरह का जब प्रश्न मिलेंगे तो सिंपल तरीका से बनाइए, ठीक है, ज्यादा उसमें दिस डेट नहीं करना है। हम लोग जानते हैं कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है। नॉर्मल रखिए यहाँ पर। तो SI इक्वल टू क्या दिया है, P दिया है, यानी कि SI की जगह P रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर P रख दिया, यानी कि P इंटू R का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 50/3 R का वैल्यू दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम आपसे पूछा गया है तो टाइम को हम T ही रखते हैं, इंटू 100 हो जाएगा। ये P से P कैंसिल होगा, 50 दूना 100, 3 दूना 6, यानी कि T बराबर कितना हो गया, T बराबर हो गया आपका 6 वर्ष, T बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, एक मदिरा और पानी वाले 80 लीटर मिश्रण है। एक मदिरा और पानी कितना दे दिया, 80 लीटर ओवल और मिश्रण है। इसमें कह रहा है कि 60% मदिरा है। इसका जब 60% जब मदिरा है तो मदिरा कितना होगा, 60% मदिरा दिया है तो 6 8 48 आपका क्या हो गया, मदिरा हो गया।
तो इसमें 40% क्या होगा आपका, पानी होगा, 40% आपका वाटर होगा। तो वाटर कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 आपका वाटर हो गया। अलग अलग कर लिए, मदिरा और पानी को अलग अलग कर लिए। यहाँ पर कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में मदिरा 50% हो जाए। पानी हमको मिलाना है, ठीक है, कितना पानी मिलाया जाए। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि हमको परसेंटेज क्या दिया है, मदिरा का परसेंटेज दिया गया है और कितना पानी मिलाया जाए। तो पानी का वैल्यू क्या मिलाया जाए ताकि ये जो मदिरा का परसेंटेज जो है 50% हो जाए। तो मदिरा का परसेंटेज दिया, तो मदिरा का वैल्यू ऊपर गुना 100, ओवरऑल मिश्रण हमारा कितना का था, 80 का था। अब इसमें कितना मिला दिया जाए, 1 लीटर मिला दिया जाए ताकि इसका जो परसेंटेज था अब 50% हो जाए। एकदम सिंपल तरीका से बनाएंगे। मदिरा का परसेंट दिया है तो मदिरा का वैल्यू ऊपर गुना 100 और टोटल मिश्रण हमारा नीचे हो जाएगा। यहां पर 80 लीटर का मिश्रण था, कितना मिला दे, कितना पानी मिला दे, 1 लीटर पानी मिला दे। ओवरऑल मिश्रण मेरा नीचे आ गया। मदिरा का तो मिलाया नहीं है, मदिरा 48 से 48 ही रहेगा। तो इसका जो प्रतिशत है 50% हो जाएगा। ये 50 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में कट गया। यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ऊपर में हो जाएगा आपका 96 बराबर हो जाएगा 80 प्लस x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया 16 लीटर। अगर पानी मिला दिया जाए, 16 लीटर जब पानी मिला दिया जाए तो उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात इतना और इतना है। यानी कि बर्तन ए में दिया है आपको मिल्क है और वाटर है, कितना है, 4:3 में है। बर्तन बी जो दिया गया है इसमें भी आपका मिल्क है और वाटर है, वो किस रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। अब यहां पर आगे क्या कह रहा है कि किस अनुपात में ए और बी को मिला दिया जाए। यानी कि ए बी को जब मिला दिया गया तो मिलाने के बाद इसमें मिल्क जो था हमारा, मिल्क और जो वाटर का रेशियो था आधा आधा हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न है, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी मिक्स क्वांटिटी का जब रेशियो दिया रहेगा तो दोनों में से किसी एक क्वांटिटी को चुनिए। दोनों में 2-2 क्वांटिटी है, इसमें भी 2 क्वांटिटी है, मिल्क है वाटर है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, और इसका जो कॉम्बिनेशन बना मिला करके उसमें भी मिल्क और वाटर है। तो वैसे प्रश्नों में क्या किया जाए, किसी एक क्वांटिटी को आप चुन लीजिए। इसमें चलिए हम मिल्क को लेकर के चलते हैं। तो ये पूरा मिश्रण 4 और 3 यानी पूरा मिश्रण 7 का है। 7 में मिल्क कितना भाग है, यानी 4/7 भाग है, 4 है और ओवरऑल 4 और 3 7 है, तो 4/7 भाग हमारा मिल्क हो गया। चलिए सेकंड में चलते हैं। अगर मिल्क को लेकर के चलेंगे तो तीनों में मिल्क रहेगा, वाटर को लेकर के चलेंगे तो तीनों में वाटर का ही रेशियो रहेगा। तो सेकंड में हमारा मिल्क कितना आ गया, 2/5 हो जाएगा ना जी, यानी ओवरऑल पूरा मिश्रण 5 का, जिसमें हमारा दूध कितना है, 2 का है। चलिए इसमें मिक्स में आते हैं। तो मिक्स में हमारा मिल्क कितना हो जाएगा, 1/2 कहने का मतलब हो गया 1/2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी आपका ये हो गया। सेकंड क्वांटिटी कहाँ गया, सेकंड क्वांटिटी 2/5 आ गया है। मिक्स क्वांटिटी 1/2 निकाल लिए हैं। फटाफट इसका आंसर निकाल लिया जाए। इसमें से इसका वैल्यू घटाएंगे, इसमें से इसका वैल्यू घटाएंगे, दोनों के मात्राओं का अनुपात हमारे पास होगा। तो यहां से कैलकुलेशन हम करते हैं। कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 2/5, ये हो गया फर्स्ट राउंड। और दूसरा का के लिए हम क्या करेंगे, 4/7 माइनस 1/2। इस रूप में घटाते हैं तो पहला का अनुपात मिलता है, और इस रूप में घटाते हैं तो दूसरा का मात्रा का अनुपात मिलता है। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 5 से कम 5, 2 दूनी का 4, यानी कि 1/10 हो गया। अनुपात आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका होगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 14, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इसका 14 हो गया। ये हो गया आपका 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 7, इसका भी वैल्यू हमारा, इसका भी वैल्यू हम एक डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि 1/14 हो गया। 2 से काट दीजिए 5 बार में, 2 से कटेगा ये 7 बार में, 7 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 7/5 आपका
क्या होगा 7:5 आपका आंसर हो गया। किस अनुपात में मिलाया जाए तो 7:5 में मिलाएंगे। इस तरह का प्रश्न में मिल्क और वाटर, मैंने मिल्क को लेकर के बनाया, आप वाटर से भी बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट में वाटर हमारा 3/7 हो जाएगा, सेकंड में वाटर हमारा 3/5 हो जाएगा, मिक्स में वाटर हमारा हाफ हो जाएगा। तो इस रूप में हम मिल्क को लेकर के बनाए हैं, आप वाटर से भी बना सकते हैं। सेम कंडीशन रहेगा, सेम आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में करता है, सी और ए 15 दिन में करता है। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, जब ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10 भाग करेगा। तो ए प्लस बी निकाल लेंगे, प्लस फिर बी प्लस सी का निकाल लेंगे, प्लस फिर सी प्लस ए का निकाल लेंगे, एक एक दिन का काम। तो ए प्लस बी एक दिन में 1/10 करेगा, बी प्लस सी अगर 12 दिन में करता है तो एक दिन में 1/12 भाग करेगा, सी प्लस सी अगर पूरा काम 15 दिन में करता है तो एक दिन में 1/15 भाग करेगा। यानी कि तीनों का जब हम एक दिन का काम निकाल लेते हैं तो यहां से हमको ये चीज मिलेगा कि तीनों मिलकर के पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से 2 कॉमन होगा, हमारा हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा एलसीएम इसका 60, 10 सके 60, 12 पाँचे 60, 15 चौका 60, यानी कि हो गया आपका 15/60 हो गया। ये 15/60 कहने का मतलब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और जो 2 कॉमन लिए हैं 2 जाकर के यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे। अब निकालना है कि अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी का वर्क निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी में से a प्लस बी का वैल्यू आप माइनस कीजिए, फटाफट माइनस कर दिया जाए। तो 1/8 माइनस a प्लस बी का कितना है जी, 1/10 है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 4 बराबर 1/40। अगर सी एक दिन में किसी काम को 1/40 भाग करता है तो सी पूरा काम कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि ए एक टैंक को 6 घंटा में भरता है जबकि बी 8 घंटा में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 2 घंटा बाद ए को बंद कर दिया गया। देखिए इस तरह का जो प्रश्न है इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का रेशियो पर आधारित होता है। ए जो है ए भरता है 6 घंटा में और बी पाइप भरता है कितना घंटा में, 8 घंटा में भरता है। तो इस प्रोजेक्ट में कितना यूनिट का वर्क है निकाल लिया जाए। एलसीएम इसका हो जाएगा 24। तो ए का क्षमता यानी एलसीएम बट्टा टोटल काम यानी टोटल 24 यूनिट का वर्क है। एलसीएम बट्टा टोटल काम यानी 4 क्षमता हो गया ए का, एलसीएम बट्टा टोटल काम तो 3 क्षमता हो गया बी का। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 24 यूनिट का वर्क है, 2 घंटा बाद ए को बंद कर दिया गया। दोनों तो साथ साथ काम करना स्टार्ट किया है, यानी कि 2 घंटा तक ए और बी ने मिल करके कितना काम किया है, तो 2 घंटा तक। चलिए यहाँ पर अलग अलग निकाल लेते हैं। 2 घंटा तक ए प्लस बी का काम देख लिया जाए तो ए करता है 4 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट। तो 4 और 3 7 यूनिट जब 1 घंटा में किया तो 2 घंटा में कितना करेगा, 2 घंटा में कितना करेगा, 14 यूनिट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या कह रहा है कि शेष जो बच गया उसको बी कितना समय में करेगा। तो 24 यूनिट का वर्क था, 14 यूनिट जब आप वर्क कर लिए तो शेष काम कितना का बच गया, 10 यूनिट का बच गया। जिसको कौन करेगा, तो करेगा कौन, बी करेगा। तो बी का समय कितना लग जाएगा शेष काम को करने में, तो समय बराबर कुल क्षमता, कुल कार्य बट्टा उसका क्षमता, यानी कि बट्टा में 3 कर देंगे। बट्टा में 3 करेंगे यानी कि 10/3 समय में क्या करेगा वो, 10/3 घंटे में समाप्त करेगा। इसको आप लिख सकते हैं 3.1/3 घंटा भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्स का वैल्यू दे दिया गया है और इस टर्म में इसका आंसर पूछा गया है। तो यहां पर क्या किया जाए, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे कि √3 प्लस √2 प्लस 1/, ये हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है,
ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज यानी परिमेयकरण करेंगे। तो जब प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो ऊपर नीचे माइनस के साथ इसको जोड़ने का काम करेंगे, ये हमारा सिंपल है √3 प्लस √2। ये 1 में जब मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा, जब 1 में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये ज्यों का त्यों बना रहेगा। और नीचे में ध्यान दीजिए, नीचे में हमको क्या करना है, इसका क्या करेंगे नीचे में कि ये देखिए a + b a - b, कोई भी वैल्यू का, किसी भी वैल्यू का जब आप रेशनलाइज कीजिएगा तो a + b और a - b आपको मिलना ही मिलना है, a + b और a - b मिलना ही मिलना है, जो किसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि a² - b² बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, a - b × a + b, इसी का ना कॉम्बिनेशन है। तो ये कहाँ से आया है, a² - b² से आया है। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 घटाइएगा तो बटा में क्या 1 कैंसिल हो गया। चलिए √2 से √2 कैंसिल हो गया, √3 कितना √3 यानी 2√3 जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा। तो इस रूप में इस तरह का प्रश्न का हल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, ये वैल्यू जो दिया गया है इस वैल्यू को पहले तोड़ते हैं। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है 3√2, तो इसको जब अंदर भेजेंगे तो अंदर स्क्वायर के रूप में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा √, ये 9 दूना 18 हो जाएगा। दूसरा वैल्यू दिया गया है 3√7 दिया गया है, तो जब ये 3 अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9 7 63 हो जाएगा। तीसरा वैल्यू दिया गया है 6√5, यानी जब 6 अंदर जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36 और 36 5 180 हो जाएगा। चौथा वैल्यू दिया गया है 2√20, और इसका वैल्यू जब 2 अंदर जाएगा हमारा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 × 20 80 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि इसमें बड़ा कौन सा है और कौन सा छोटा है, लेकिन छोटा का जरूरत नहीं, हमको बड़ा का जरूरत है। तो बड़ा हमारा कौन सा मिला, क्योंकि सब में रूट है, सिंपल रूट है, तो जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू उसको माना जाएगा। तो किसका वैल्यू बड़ा आ गया, यानी कि 6√5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में ADA का आंतरिक द्विभाजक है। तो इसको फिगर के थ्रू पहले समझ लिया जाए, इसका थ्योरम कुछ होता है। त्रिभुज आपका ABC था, ABC इसको AD क्या कर दिया, इसको आंतरिक विभाजित कर दिया, द्विभाजक यानी 2 भागों में बांट दिया। अब क्या दिया है, तथा भुजा BC को बिंदु D पर मिलाता है। ये BC भुजा D पर मिल गई, D पर मिला दिया गया। कह रहा है कि यदि BD बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी BD का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, BC का यानी कि यहां से यहां तक का 7 दिया है। तो एक बात बताइए, जब ये 5 हो गया तो इसको 2.5 ना ले सकते हैं, दोनों मिलाकर 7 हो गया। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो AB अनुपात AC का वैल्यू क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी त्रिभुज के शीर्ष से द्विभाजक रेखा खींचा जाता है तो एक इसका थ्योरम आता है। तो वो थ्योरम हो जाता है, जो दोनों भुजाएं होती है, जो 2 भुजाएं होती है, 2 भुजाएं जो होती है, यानी कि AB बटा AC बराबर हो जाता है BD बटा CD के बराबर हो जाता है। यानी कि इन 2 भुजाओं का जो रेशियो होगा इसके रेशियो के बराबर होगा, इन 2 भुजाओं का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, इसका वैल्यू पूछा गया, तो फटाफट कैलकुलेशन कर लिया जाए। 2.5 दिया है, 5 का 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि 2:1 के रूप में उसको 2:1 के रूप में ये वैल्यू कितना आ गया, 2:1 के रूप में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन RRB NTPC के 2-3 शिफ्ट में इस तरह का प्रश्न पूछा गया था कि 3 से प्रारंभ होने वाली, 5 से प्रारंभ होने वाली। तो ये जो है आपका एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन रह चुका है 2021 RRB NTPC में 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था
इसमें हर तरह का पैटर्न करके 3 से प्रारंभ होने वाली, 5 से प्रारंभ होने वाली, तो एक पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन पर पहुंच जाइएगा। दिया गया है कि 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली, यानी कि शुरू में 3 होना चाहिए और अंत में 5 होना चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी क्या हो जाएगी, जो 3 से स्टार्ट हो और अंत हो 5 से, तो ये ना हो जाएगा जी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो जाएगी। अच्छा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालना है, तो इसका सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, जो 3 से चालू हो जाए और अंत 5 से हो जाए। अब महाशय आप ही बताइए कि ये दोनों का अंतर क्या होगा। ये ना कहा है ज्यादा सोचने का नहीं, सिंपल में सोचिए, ज्यादा सोचिएगा फंसिएगा, सिंपल में सोचिए आराम से बनेगा। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, तो 990 इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया कि दो भिन्न है जिसका गुणनफल आपको दे दिया गया है, तो भिन्न आपका p बट्टा q के रूप में रहता है, यानी कि दो भिन्न यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू दे दिया गया है 14/15 दे दिया गया है, तथा उनका भागफल कहने का मतलब x बट्टा वाई इज इक्वल टू दे दिया गया है 35/24 दे दिया गया है। तो सबसे बड़ी भिन्न निकालना है हमको, सबसे बड़ी भिन्न निकाल लिया जाए। दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई मैं एक साथ कर दे रहा हूं, तो हो जाएगा आपका x इंटू वाई इंटू ये हो जाएगा x बट्टा वाई इज इक्वल टू 14/15 दिया था और ये 35/24, 5 3 15, 5 7 35, 2 से काटिए इसको 7 बार में, 2 से इसको काटिए 12 बार में, यानी कि y से y भी यहाँ कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको, 49/36, यानी कि x बराबर 7/6 हो जाएगा। तो हम x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकला, 7/6 निकला। तो यहाँ पर हमको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो y का भी वैल्यू निकाल लिया जाए। y का वैल्यू निकाल लिया जाए तो इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो इस इक्वेशन में यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 14 बट्टा क्या दिया है, 14/15 दिया हुआ है। तो 14/15 यानी कि x का वैल्यू यहाँ रखते हैं, क्या दिया है 7/6 y बराबर 14/15, 7 दूना का 14, 3 दूना का 6, 3 5 15, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू क्या आया 4/5 आ गया। तो अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में हमारा ये बड़ा है, यानी कि 7/6 आपका। 15 नंबर देखा जाए, 15 नंबर में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी स्थान A से प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करती है तथा स्थान B पर शाम 4:30 बजे पहुंच जाती है। तो अब यहाँ से एक चीज बताइए कि समय कितना लगा, सुबह में 6 बजे चली थी, शाम में 4:30 बजे पहुंची, तो कितना समय लगा, यानी कि 10.5 घंटे का रेलगाड़ी द्वारा समय लिया गया। आगे क्या दिया हुआ है, यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कहने का मतलब है कि उसका स्पीड दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी रेलगाड़ी का डिस्टेंस हमको निकालना है, कितने डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर आपका समय दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ये हो जाएगा आपका 40 गुना, ये हो जाएगा 21/2 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 20 बार में। काटने में कहीं नहीं सोचना है, भर दम काटिए जितना काट सकें। ये 21 और 20 में जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 420 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं 16 नंबर। दिया गया है कि एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल कहने का मतलब धारा के विपरीत दिशा में, प्रतिकूल की तुलना में धारा की अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। तो स्थिर जल में नौका और धारा की गति का अनुपात निकालना है। तो बोट एंड स्टीम जो चैप्टर है उसमें धारा के प्रतिकूल चाल हो जाता है x माइनस वाई, और धारा के अनुकूल चाल हो जाता है x प्लस वाई हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए
कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल आपका जो चाल दिया गया है एक्स बटा वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल की तुलना में इसमें आधा समय लग रहा है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें 1 समय लगता है तो इसमें 2 समय लगता है। इसका आधा समय इसमें लगता है, कुछ डिस्टेंस तक इधर से गया और उसी डिस्टेंस को उधर से आया तो दूरी बराबर 4 गुना समय। प्रतिकूल में इतना दूरी, अनुकूल में इतना दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर, तो ये भी वैल्यू दोनों आपस में बराबर। यहां से कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। x वाला वैल्यू हम एक साइड लेंगे और y वाला वैल्यू हम एक साइड कर लेंगे। अब यहां से क्या निकालना है हमको, x अनुपात y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 989 तथा 317 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचते हैं। तो अधिकतम संख्या देखा जाए, बड़ी सी बड़ी संख्या देखा जाए और संख्याओं का समूह रहेगा तो वैसे प्रश्न का HCF निकालते हैं, यानी मसा निकालते हैं। तो देखिए इसमें संख्या देते हुए शेषफल की बात की गई है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो शेषफल दिया गया है उन संख्या से घटा लेंगे। शेषफल घटा लिया जाए, इतना हो गया। अब क्या किया जाए कि दोनों संख्याओं का HCF निकाल लिया जाए, हमारा आंसर होगा वो चीज। तो 984 है और फिर 1320 है, इसका HCF निकाला जाए। फटाफट इसका HCF निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया 3, यहाँ पर फिर आपका ये 9 8 4 हो गया। इसको हम 2 बार में फिर करते हैं तो हो जाएगा कितना 672 हो जाएगा। इसको घटाने के बाद हमको मिल गया 2 1 2 1 हो गया। यहाँ पर फिर क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करते हैं तो इसका हो जाएगा 336 हो गया। एक बार में इसको करेंगे तो 312, यहाँ से आपका आ गया 4 आ गया और फिर 2 आ गया। नेक्स्ट इसको करेंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा 24 में भाग कर दिया जाए 312 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए 24 पहले एक बार में हुआ, ये आपका हो जाएगा 7 और 2 24 या 72 हो गया, यानी पूरा कट कर गया। तो लास्ट में जिस संख्या से पूरा कटी वो आपका क्या हो गया HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 24 आ गया, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। जब भिन्न भिन्न संख्या दिया गया हो और भिन्न भिन्न शेषफल दिया गया हो तो सबसे पहले उन संख्याओं से उन शेषफलों को घटाएंगे और घटाने के बाद जो जो डिजिट मिलेगा उस डिजिट का जब हम HCF निकालेंगे तब हमको अधिकतम संख्या की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 sin a स्क्वायर थीटा 2 sin a स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos a स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा क्या गया आपका न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान पूछा जाता है और एक अधिकतम मान पूछा जाता है। अधिकतम मान पूछा जाता है। 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे जब साइन ए स्क्वायर और कोस ए स्क्वायर का कॉम्बिनेशन रहेगा तो जो छोटा वाला अंक होगा वो न्यूनतम होगा और जो बड़ा वाला अंक होगा वो अधिकतम होगा। तो इसमें छोटा वाला अंक क्या है हमारा 2 है, यानी कि न्यूनतम अंक क्या हो गया 2 हो गया, और बड़ा वाला अंक क्या है 3 है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में हमसे न्यूनतम मान पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 2 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ये फॉर्मेट सिर्फ साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन पर ही शूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये दिया गया है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की छाया इतना मीटर लंबी है। एक खंबा है ये 12 मीटर है, इसका जो छाया बना ये 4√3 का छाया बना। तो ये जो सूर्य का उन्नयन कोण जो था ये थीटा डिग्री का बन रहा था। पूछा गया है कितना डिग्री का होगा,
तो इसमें आपका लंब दिया गया है और आधार दिया गया है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 √3 से ये कटेगा कितना बार में, √3 बार में। तो यहाँ से अब बैठा लीजिए कि tan थीटा बराबर √3, तो tan कितना का मान √3, tan 60 का मान √3, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है ए तथा बी एक व्यापार में 36,000 तथा 63,000 की पूंजी निवेश करते हैं। ए हो गया, फिर बी हो गया, ये क्या किया कि 36,000 रुपया लगा दिया, ये 63,000 रुपया लगा दिया, और क्या कह रहा है, तो ज्ञात करे कि 5500 रुपया के वार्षिक, वार्षिक कहने का मतलब 1 बरस तक इसका भी रहा है, 1 बरस तक इसका रहा है, और वार्षिक लाभ कितना मिला 55,000 रुपया का वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देंगे ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, तो जब पार्टनरशिप का आपको प्रश्न मिलेगा, यानी साझेदारी का जब प्रश्न मिलेगा, तो जब पूंजी में समय से गुना कीजिएगा, पूंजी में जब समय से गुना कीजिएगा, तो ये जो अनुपात जो आपको मिलेगा, ये अनुपात जो मिलेगा ये लाभों का अनुपात मिलता है। तो 9 का 36, 9 7 63, यानी 4:7 का अनुपात मिला। क्या है ये लाभों का अनुपात है, जबकि टोटल लाभ है कितना, टोटल लाभ है कितना 55,000 टोटल लाभ है, यानी 4 और 7 टोटल 11 अनुपात का वैल्यू 55,000, तो एक अनुपात का वैल्यू 5,000 हो गया। तो लाभों का अनुपात दोनों का अलग अलग निकालना है। जब एक अनुपात का वैल्यू आपका 5,000 होगा, तो आगे क्या पूछा गया है कि प्रत्येक का हिस्सा हमको निकालना है कि उस 55,000 में से ए का क्या होगा और बी का क्या होगा। जब एक अनुपात का वैल्यू 5,000 दिया हुआ है, जब एक अनुपात का वैल्यू 5,000, तो ए का लाभ कितना है 4 अनुपात ना जी, तो एक अनुपात का वैल्यू 5,000, तो 4 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। और बी का दिया गया है कितना, जब एक अनुपात का वैल्यू 5,000, तो 7 अनुपात का वैल्यू 7 5 35,000, यानी कि 20,000 और 35,000 ऑप्शन में आते हैं, किसमें है, ये देखिए 2,000 दिया गया है। टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर दिया, 1 0 इसमें भी लगा दिया जाए, 1 0 इसमें भी लगा देंगे, 1 0 इसमें भी लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का लाभ है ये और ये बी का लाभ है, ए का लाभ है ये और ये बी का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया किसी वर्ग का विकर्ण इतना है, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई क्या होती है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। और क्या दिया है 4√2 दिया है, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, भुजा बराबर आपको मिल चुकी है, यहाँ पर भुजा बराबर 4 मिल चुकी है। और क्या कहा गया है कि दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो यहाँ पर आप पहले सिद्ध कर लीजिए कि दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है प्रथम वर्ग का क्षेत्रफल के कितने गुना है, ये 2 गुना है। तो ये 4 चौका यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 4 चौका 16 दूना का 32 हो गया ना जी, यानी कि इसका भुजा स्क्वायर बराबर 32, यानी भुजा का वैल्यू क्या आ गया, भुजा का वैल्यू 4√2 हो जाएगा, भुजा का वैल्यू 4√2, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 32, तो ए बराबर √32, 16 गुना 2 16 का आपका 4 हो जाएगा, √, जो कहते हो बन रहेगा, भुजा का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा गया दूसरे वर्ग का विकर्ण, तो दूसरा वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है महाशय, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा होती है, यानी कि √2 गुना 4√2 में √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 होगा, और 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर दूसरे वर्ग का विकर्ण। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। दोस्तों आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये चीज लिखने का नहीं है, अभी आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है, इसका जब भी करना है तो ये सब टॉपिक लिखना नहीं है, ये सब कंटेंट लिखने का नहीं है, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर बना हो। एक वर्ग के भीतर में क्या बना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो 2 मीटर वर्ग के भीतर बना हो। एक वर्ग बना लीजिए और इस वर्ग के भीतर क्या दिया गया है, इस वर्ग के भीतर एक वृत्त दिया गया है और इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल दे दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बराबर 2 दिया है, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यानी कि भुजा का मान जब √2 हो गया तो जो सर्किल होगा यानी जो वृत्त होगा, यानी वृत्त का व्यास यहां से हो गया, यानी भुजा की लंबाई के बराबर वृत्त का व्यास, यानी कि वृत्त का व्यास डायमीटर आपका कितना दे दिया, √2 दे दिया। तो डाई जो मीटर होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी डायमीटर बराबर हो जाएगा 2r बराबर √2। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा r बराबर। चलिए r निकाल चुके हैं। अब आपको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। पाई का वैल्यू यही रखेंगे और ये √2 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा π/2। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे गए हैं दोस्तों, इसको आसानी से बनाएंगे इस रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि एक सिलेंडर और एक शंकु के तल की त्रिज्या क्या है, दोनों की त्रिज्या एक समान है और दोनों का आयतन भी समान है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर कहने का मतलब बेलन, सिलेंडर का आपको आयतन क्या होता है, ये होता है πr²h। और क्या है, और आपका बराबर इसके बराबर क्या है, एक शंकु है, ये हो जाएगा 1/3 πr²। इसको बड़ा h रखते हैं क्योंकि दोनों का ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। ये देखिए जब रेडियस समान है तो रेडियस से रेडियस कटेगा, पाई से पाई भी काट दिए। अब हमको क्या यहाँ पर मिल जाएगा, 3h बराबर h। अब h अनुपात बड़ा h का वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब दो वैल्यू आपस में बराबर हो उसको रेशियो में बदलना हो तो पहला का रेशियो निकालना है तो पहला को ढकेंगे तो सिर्फ h दिख रहा है, तो h का गुणज क्या है, 1, कुछ नहीं तो 1, तो 1 ये यहाँ दे दिए। इसका वैल्यू निकालना है, इसको ढकेंगे, क्या दिख रहा है, 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया हुआ है इसमें कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन वाले 64 छोटे छोटे घन काटे गए हैं। तो इस प्रकार प्राप्त छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो एक घन था वो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले था, यानी कि बड़ा घन था। तो बड़ा घन था, बड़ा घन का आयतन बटा में क्या हो जाएगा, इससे क्या बनाया गया हमको, इससे हम बनाए हैं छोटा घन बनाए हैं। छोटा घन का आयतन, बड़ा घन में जब छोटा घन से आयतन देंगे तो हमको क्या निकलेगा कि कितने घन बनेंगे, यानी घन की, यानी कि क्या निकलेगा, यहाँ से हमको निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे घन का संख्या निकाल लेंगे, घन की संख्या निकाल लेंगे, घन की संख्या निकाल करके 64 दिया हुआ है। और बड़ा घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है। छोटा घन का आयतन नहीं दिया है, भुजा क्यूब रखेंगे, 8 8 64, यानी कि a क्यूब बराबर 8 दिया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 सेंटीमीटर। तो छोटे घन की लंबाई कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है किसी आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरियां जो है वो पैदल जाता है और कुछ दूरी साइकिल द्वारा जाता है। तो टोटल 61 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 61 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्या किया कि वो कुछ पैदल गया है और कुछ दूरी को साइकिल से गया है। ठीक है, तो मान लिया जाए कि पैदल गया x, तो साइकिल से कितना गया, 61 - x, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। और जो पैदल जा रहा था तो उसका चाल था 4 किलोमीटर, और जब साइकिल से जा रहा था तो उसका चाल था 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पैदल जाने में समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल, साइकिल से जाने में समय बराबर दूरी बट्टा चाल, और दोनों को मिला करके समय कितना लग गया, दोनों को मिला करके समय आपका लग गया
9 घंटे का समय लग गया। यहाँ से नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा आपका 9x प्लस ये हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो हो जाएगा 244 माइनस 4x बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दिया जाए हो जाएगा 5x प्लस 244 बराबर 9 से इसमें गुना कर लिया जाए। 9 से गुना करेंगे तो 9 छक्का 54 का 4 5 हो गया, 29 27 और 5 कितना हो गया 32 हो गया, यानी कि 5x बराबर हो गया 80। तो x बराबर क्या हो गया 16 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। यही ना पूछा गया है पैदल कितना तय किया था, पैदल x किलोमीटर गया था, x का वैल्यू निकाल चुके हैं, यानी 16 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत कितना था, यानी 30 छात्र का औसत हमको दे दिया गया है, यहाँ पर 25 kg दे दिया गया है। तो कुल कितना हो जाएगा ये 25 3 75 750 kg टोटल योगफल निकाल लिए। अब एक अध्यापक भी आ गए, तो अब 31 का औसत क्या कर दिया गया, जब अध्यापक जी आए तो औसत में क्या कर दिए 2 kg बढ़ा दिए, 2 kg औसत को क्या किए बढ़ा दिए। तो पहले औसत था 25, अब औसत कितना हो जाएगा अब 27 kg हो जाएगा। तो कुल वजन अध्यापक जी सहित 30 छात्रों का वजन कितना हो गया, यहां से निकाल लेंगे। तो निकाल लिया जाए, हो जाएगा 27 से कम 27 का 7 2 हो गया, 27 या 81 81 या 2 83 हो गया। अब इसमें दोनों का हम अंतर निकाल लेंगे। अंतर क्या बताएगा, अंतर बताएगा कि वो अध्यापक यानी मास्टर साहब जी जो थे, वो मास्टर साहब का भार कितना था। तो मास्टर साहब जी का भार कितना हो गया 837 में से 750 को माइनस कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 87 kg के मास्टर साहब थे, बड़ा भारी थे। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। समानांतर श्रेणी का प्रश्न है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का है। इसमें दिया गया आपको, ये दिया गया है, इसका बराहवा पद निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a बराबर क्या होता है प्रथम पद, n बराबर क्या निकालना है बराहवा पद, यानी n बराबर 12, d बराबर क्या हो जाएगा कितना का डिफरेंट चल रहा है, तो कितना का डिफरेंट है 6 का डिफरेंट, और d बराबर 6 हो जाएगा। तो ये बराबर रख दिया जाए 142 प्लस 12, बराहवा पद निकालना है तो n बराबर 12 हो जाएगा। और डिफरेंट कितना का है इसका 6 का डिफरेंट है, इज इक्वल टू हो जाएगा 142 प्लस 11 में से जब 11 छक्के 66 हो जाएगा, इसका जोड़ निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा 208, इसका योगफल हो गया। यानी कि बराहवा पद क्या निकला मेरा बराहवा पद 208, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है कि जॉन मिल से 15 बरस छोटा है, 12 बरस पहले मिल की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुने थी। ये देखिए मिल है और एक जॉन है, ये दोनों है। क्या कहा है कि 12 बरस पहले जो मिल की उम्र थी जॉन की उम्र से 1.5 गुनी थी, यानी जॉन का जब x था तो मिल का कितना हो जाएगा 1.5 इंटू x हो जाएगा। ये उम्र कम था 12 बरस पहले था, तो वर्तमान उम्र लाने के लिए इसमें भी 12 ऐड करेंगे और इसमें भी 12 ऐड करेंगे, यानी कि अब हम क्या निकाल चुके हैं ये हमारा वर्तमान एज है, इसका भी वर्तमान एज है, ठीक है। और वर्तमान एज का अंतर कितना दिया है 15 बरस छोटा है, तो वर्तमान एज का अंतर कितना है 15 है, यहां से कैलकुलेशन कर लिया जाए। यानी कि हो जाएगा 1.5x प्लस 12 माइनस ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये x माइनस ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा ये 15 दिया गया है। आगे यहाँ देखते हैं ये कटेगा आपका प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। ये 1.5x में से जब x घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 15 दिया गया है, तो पॉइंट का बाई ले लीजिए और ये कटेगा 5 3 15, तो x बराबर क्या निकल गया x बराबर 30 निकल गया। अब आगे आपको क्या निकलना है कि मिल की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो मिल की वर्तमान उम्र अंडरलाइन किया हुआ है, तो मिल की वर्तमान उम्र x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए
तो 1 पॉइंट का बाई 10 हो जाएगा। x का वैल्यू वहां पर 30 रखेंगे, प्लस 12 दिया हुआ है, 1 0 से 1 0, 15 तिया 45, आप प्लस 12 बराबर हो जाएगा 57 बरस। कितना बरस? 57 बरस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, कह रहा है कि 12 से भाग देने पर शेषफल, क्या शेषफल बचेगा? तो इसको ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो इसका भागफल करने का विधि में थोड़ा सा बदलाव करेंगे और इसको भाग करेंगे। किससे भाग करना है हमको? 12 से भाग करना है। तो 12 से ये कटेगा, कितना शेषफल बचेगा? सिर्फ आपको शेषफल लिखना है। तो 12 कम 12 हो गया, 2 2 हो गया, 12 कम 12 हो गया, फिर 2 2 हो गया, 12 1 0 1 हो गया, 12 बाठी 96 हो गया, यानी कि 5 शेषफल इसमें बचा। 5 तो इसमें 7 शेषफल बचेगा, इसमें आपका 9 शेषफल बचेगा, क्योंकि 2 ज़्यादा है और इसके तुलना में ये 4 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा बचा, 4 ज़्यादा बचा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये 7 5 35, 7 5 35 है, जो 35 में जब 12 से भाग कीजिएगा तो कितना शेषफल बचेगा? तो 12 12 दूनी का 24, 12 3 36 होता है, यानी कि 11 यहाँ बच गया। जब 11 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99 हो गया। 11 9 99 हमारा ऊपर है और 12 से भाग करना है तो 12 बाठी 96 होता है। जब 99 में 96 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 शेष बचेगा। तो अंततः हमारा शेषफल क्या हो गया? अंततः हमारा जो शेषफल है 3 हो गया, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था। आज के सेशन का मैं लास्ट प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं, जो दिया गया है कि tan a + b इज इक्वल टू, ये tan का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, फार्मूला है। और क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है कि tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा tan 45 + 30। 45 और 30 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। और पहले से फॉर्मेट हमारा दिया जा चुका है tan a + b, यानी कि एक जगह क्या है 45 है और b की जगह 30 है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, यानी कि tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे और बटा में क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा 1 माइनस tan a + tan b हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमारा क्या है? a का वैल्यू हमारा 45 है और b का वैल्यू हमारा 30 है। तो a के जगह हम 45 रख देंगे और b के जगह हम 30 रख देंगे। और आपको बता दूं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। 1 माइनस ये हो जाएगा 1 × 1/√3 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आपको क्या करना है? ये कैलकुलेशन इसका करना है, तो कैलकुलेशन इसका कर लिया जाए। ये हो जाएगा आपका √3 + 1/√3 हो गया, ओवरऑल हो जाएगा। ये हो गया √3 - 1/√3 हो जाएगा। और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपका? अब बच गया है √3 + 1/√3 - 1। इसका क्या किया जाए? इसका रेशनलाइज कर लिया जाए। इसका क्या करेंगे? इसका रेशनलाइज कर लेंगे और रेशनलाइज करने के बाद अंत में इसका आंसर क्या होगा? 4 गो ऑप्शन आपको दिया गया है कि चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूरा मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, बस ये रेशनलाइज प्रक्रिया का मल्टीप्लाई करना है और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये हमारा सेशन कैसा लगा? सुपर 30। ये सेशन सुपर 30 आपको कैसा लगा? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इस तरह का मैं प्रश्न आपको पास में लेकर के उपस्थित होते रहूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आपके पास में पहुंच सके। तो आज के सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले सेशन में मैं पुनः मिलूंगा।